विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वर्धी जनन। ये कक्षा 10वीं और मुख्य रूप से कक्षा 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सबसे पहले कायिक जनन किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा, कायिक यानी काया का कोई भाग, यानी जब किसी जीव शरीर या पौधे का कोई भी भाग या खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर सकता है, तो ऐसा जनन ही क्या कहलाता है? कायिक जनन। ठीक, अब ये कायिक जनन किस प्रकार से हो सकता है? अब कायिक जनन पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को छोड़कर उनका पूरा शरीर का कोई भी भाग वृद्धि करके नए जीव को जन्म दे सकता है, और वो जो छोटे भाग वृद्धि करके नया जीव बना सकते हैं, उन्हें प्रोपेग्यूल्स या सूक्ष्म प्रवर्धक कहा जाता है। अब देखते हैं, ये कायिक जनन मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन किन 3 मेथड के द्वारा हो सकता है? 3 प्रकार से, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। अब जनरली जड़ का कार्य है पौधे को भूमि में स्थिरता देना और जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, लेकिन यहाँ जड़ों के अंदर छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं होगी। वो कलिकाएं वृद्धि करके अंकुरित होके एक नए जीव शरीर को, एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। अगला आया तने द्वारा, जड़ों के द्वारा डहेलिया, शकरकंद, इनमें कायिक जनन होता है। जब तने के अंदर अपस्थानिक कलिकाएं होती है, उन कलिकाओं के द्वारा नए कंद, ट्यूबर का निर्माण हो सकता है, जैसे आलू में, अदरक में। इसी विधि के द्वारा कायिक जनन होता है। एक छोटे से राइजोम से बहुत सारे अदरक के राइजोम हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद आता है पत्तियां। जैसे ये पत्ती है, ये इन पत्ती की अंदर ये अपस्थानिक कलिकाएं होती है। ये कलिकाएं एक निश्चित समय बाद वृद्धि करती है और अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर सकती है। इस तरह पौधे के प्राकृतिक रूप से पौधे के ही किसी भाग ने एक नए पौधे का निर्माण करा, एक नए जीव शरीर का निर्माण करा। जड़ों में, तनों में और पत्तियों में। जड़ों में होता है शकरकंद और डहेलिया में, तनों द्वारा होता है अदरक में, आलू में, और पत्तियों में होता है ब्रायोफिल्लम में। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम कृत्रिम कायिक जनन। ऐसा जनन मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित किस्म की वैरायटी प्राप्त करने के लिए करता है। देखिए, सबसे पहली मेथड होती है दाब लगाना। अब इस दाब लगाना विधि में क्या होता है? अब देखा होगा आपने, जैसे ये कोई एक पौधा है कोई, अब इसकी शाखा को हम क्या करेंगे? ये देखिए आप, इसकी शाखा को हम इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अब कुछ समय पश्चात क्या होगा? ये मिट्टी में दबे हुए भाग पर जड़ें उत्पन्न हो जाएगी और इसे हम काटकर अलग कर देते हैं, तो ये पौधा विकसित हो जाता है। तो ये मेथड, जिसमें तने का या पौधे का कोई भी भाग मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और वो वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है और दबे हुए शाखा के अंदर जड़ें उत्पन्न हो जाती है। ठीक, चमेली के अंदर, ड्यूरेंटा, गुलाब आदि के अंदर दाब लगाना, लेयरिंग मेथड के द्वारा हम नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगली मेथड आती है गुट्टी लगाना, एयर लेयरिंग। अब ये एयर लेयरिंग क्या होती है? देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई तना है, अब ये भी इधर कोई तना है। ठीक, अब इसका इधर देखिए,
ये कोई मोटा तना है। अब इसकी बाहरी छाल हम अलग कर लेते हैं, बीच से हम इसकी छाल अलग कर लेते हैं, बीच वाले हिस्से की। इतना तो हमने रहने दिया, और बाहरी छाल हटाने से ये वाला भाग इतना पतला रह जाता है, उटकी भाग। अब इस वाले भाग पर जो कटे हुए भाग है, यहाँ पर मिट्टी और कुछ खाद लगाकर इसको कपड़े से बांध दिया जाता है, और कुछ खाद भी लगाई जाती है, मिट्टी भी लगाई जाती है, और नमी के लिए कपड़ा बांध दिया जाता है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि ये वाला जो भाग है ये नम बना हुआ रहे। कुछ दिनों बाद देखते हैं हम कि ये जो पतला वाला भाग था, ये वाला, यहाँ पर छोटी छोटी जड़ें आ जाती है, और ये जो इधर का भाग है ये यहाँ जड़ें आ गई, तो ये एक तरीके से क्या बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। यानी इस विधि द्वारा हम कर सकते हैं संतरा, नींबू, अमृत, लीची, क्योंकि इनका एक पेड़ बनने में कई वर्ष लगते हैं, लेकिन हम इस एयर लेयरिंग के द्वारा अलग अलग शाखाओं की छोटी छोटी छाल हटा लेते हैं, और वहाँ पर इस तरीके से मिट्टी, गोबर, कुछ कचरा और नमी के लिए कपड़ा लगा देते हैं, और अरेंजमेंट करते हैं कि नमी बनी हुई रहे। कुछ समय पश्चात यहाँ पर क्या होता है, जड़ें आ जाती हैं, इसको हम काट कर यहाँ से अलग कर देते हैं, और इस तरीके से हमें कम समय में अधिक पौधे प्राप्त हो जाते हैं। अब अगला आता है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टर। इसके लिए क्या करते हैं, हम दो पौधे का चयन करते हैं। एक पौधा तो ऑलरेडी गमले में लगा हुआ रहता है, अब इसके अंदर हमको चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका ऊपर का भाग हटा लेते हैं, और इसमें इस तरीके से तिरछी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑलरेडी नीचे का भाग रहता है, और दूसरा पौधा चुनते हैं जिसका हम ऐसे ऊपरी भाग लेते हैं, ये ऊपरी। दूसरे पौधे का हमने दूसरा भाग जो ऊपर की तरफ लगाएंगे हम, इसको भी हमने यहाँ तिरछा काटा है। ठीक है, अब इस वाले भाग को और इस वाले भाग को इस तरीके से रख दिया जाता है, और इसके ऊपर ऑलरेडी ब्रांचिंग होती है, पुष्प भी होता है और कली भी होती है और पत्तियां भी होती है। ये देखो मैंने यहाँ ये लगा दिया। अब इसके अंदर फ्लावर भी है, कली का भी है। अब ये कंडीशन ऐसी बनी है, आप देखिए, मीन्स के एक तने का हमने क्या लिया, निचले वाला भाग लिया, और एक पौधे का हमने क्या लिया, ऊपरी वाला भाग लिया, और दोनों को हम कैसा जोड़ते हैं, तिरछा जोड़ते हैं। एक ऑलरेडी गमले में लगा हुआ है, और एक दूसरा लिया जिसमें पत्ती और कली का उत्पन्न हो रही है, उनको भी तिरछा काटा, और यहाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसा तिरछा रख दिया, और यहाँ पर भी हम मिट्टी, खाद ये लगा देते हैं, और यहाँ नमी बनी रहे। कुछ समय पश्चात यहाँ क्या होता है, कुछ दिनों में इस वाले भाग के दोनों ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रोथ होती है कैम्बियम के द्वारा, और ये आपस में जुड़ जाते हैं, और ये दोनों पौधे एक ही बन जाते हैं। तो एक पौधा उत्कृष्ट और एक निष्कृष्ट मतलब खराब क्वालिटी का, निकृष्ट, और एक उत्कृष्ट किस्म का है। तो इस लोअर क्वालिटी वाले पौधे को भी ग्राफ्टिंग के द्वारा अच्छे पौधे की, अच्छे तने की ग्राफ्टिंग इसके ऊपर लगाकर इसको भी उच्च गुणवत्ता में हम बदल सकते हैं। यानी निष्कृष्ट पौधों को, निकृष्ट पौधों को उत्कृष्ट किस्म के पौधे में हम बदल सकते हैं। अब यहाँ पर जो निचला वाला भाग रहता है, ये निचला वाला भाग, ये कहलाता है स्टाक, STANK, स्टाक या स्कंद, और ऊपर वाला भाग SCION, सायन, यानी ये कलम कहलाता है, और ये स्कंद कहलाता है। इसके बाद अगला आता है, हाँ, इस विधि के द्वारा हम गुलाब में ग्राफ्टिंग करके नई नई वैरायटी की, नई किस्म के गुलाब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है बडिंग या चश्मा चढ़ाना। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें भी
एक कम गुणवत्ता वाले यानी निकृष्ट पौधे को हम उच्च किस्म वाले पौधे के अंदर बदल सकते हैं। इसमें हम ऑलरेडी जो पौधे के अंदर कलिका उत्पन्न होती है, ये जैसे जहाँ पर भी कलिका लगी हुई है, इस कलिका को हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ये लोअर कैटेगरी का निम्न श्रेणी का पौधा है, उतने अच्छे यहाँ पर फल और बीज उत्पन्न नहीं होंगे इसके द्वारा। तो इन अपस्थानिक कलिकाओं को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद अच्छे किस्म के पौधे की कलिकाओं को वहाँ से निकालकर हमने यहाँ अलग कर ली थी। इस लोअर कैटेगरी के प्लांट की कलिका अलग कर ली, चाहे हम वी शेप बनाए, चाहे हम सर्कल बनाए, चाहे ऐसे त्रिभुज आकार का बनाए, ये बनाकर कलिका निकाल ली और अच्छे किस्म के पौधे की कलिका लाकर हमने क्या करा, यहाँ पर फिट कर दी। अब इसके ऊपर हम वही मिट्टी नमी लगा देंगे और पॉलीथीन से ढक देंगे ताकि ये जो कली है ये इसके अंदर मर्ज हो जाए, उनकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी कोशिकाओं की, और कुछ समय में ये जो बाहर से जो कलिका रखी हमने ये इसके अंदर फिट हो जाएगी, जुड़ जाएगी और इससे आगे चलकर नए पुष्प का निर्माण होगा या इससे चलकर ब्रांचिंग होगी और उस ब्रांचिंग में फल और फूल का निर्माण होगा जो अच्छी कैटेगरी के होंगे। तो इस तरीके से इस मेथड को कहा जाता है चश्मा चढ़ाना। अगला कहलाता है कटिंग। अब कटिंग में हम क्या करते हैं, पौधे का कोई सा भी भाग जिसमें तेजी से वृद्धि होती है, प्रविभाजी ऊतक वाला भाग और तना अपेक्षाकृत मोटा होना चाहिए, उसको हम तिरछा काट लेते हैं। अब देखो यहाँ ग्राफ्टिंग में भी हमने तिरछा काटा है और कटिंग में भी मैं बोल रही हूँ कि 45 डिग्री में ये तना है, तो हम इसको ऐसे चौकोर नहीं लगाएंगे, हम इसको कैसे काटेंगे, इसकी तिरछी कलम लगाएंगे। तो तिरछी कलम यही कटिंग, तिरछा काटेंगे। तो काटने का कारण ये है कि तिरछा काटने पर अधिक ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, जबकि यहाँ कम होते हैं। तो ज़्यादा ऊतक एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ज़्यादा ऊतक मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे, तो इसमें जड़ों का निर्माण क्या होगा, शीघ्रता से होगा, तेजी से होगा। तो इस मेथड के द्वारा भी हम कम समय में अधिक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज और फल वाले पौधों को प्राप्त कर सकते हैं और इनमें पुष्प भी बड़े आकार के आते हैं, यानी वांछित किस्म के आते हैं। गुलाब के अंदर इस तरीके की हम कटिंग कर सकते हैं। बडिंग हम किन के अंदर कर सकते हैं, आम, कटहल आदि के अंदर हम चश्मा चढ़ाना बडिंग के द्वारा उनको लोअर वेराइटी वाले प्लांट को हायर वेराइटी वाले प्लांट में बदल सकते हैं। इसके बाद आता है इन आर्चिंग मेथड। इस इन आर्चिंग मेथड में क्या होता है कि एक अच्छी किस्म के पौधे को निकृष्ट किस्म के पौधे को उत्कृष्ट किस्म के पौधे के साथ बांध दिया जाता है। जैसे देखो ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, ठीक। ये अभी अपने सामान्य ग्रो कर रहे हैं, एक अच्छी किस्म का है और एक कैसा है, लोअर किस्म का। तो इसको भी हमें अच्छा बनाना है, हायर क्वालिटी वाला बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के तने को इन दोनों के तने को इस तरीके से रहेगा, दोनों का अलग अलग वजूद, अलग अलग ही, लेकिन इनको पास पास लाकर क्या करते हैं, हम बांध देते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इनका बाहरी छाल छीलेंगे, छीलने के बाद उनको हम बांध देते हैं, मतलब यहाँ इनको पास पास चिपका कर बाहरी छाल हटाकर मिट्टी और नमी और थोड़ी सी खाद गोबर लगा दिया जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं हम ये दोनों एक मर्ज हो जाते हैं और इस तरीके से अब यहाँ जड़ें उत्पन्न हो रही है। तो ये जो लोअर क्वालिटी वाला प्लांट था ये भी क्या हुआ, एक हायर क्वालिटी वाले प्लांट के अंदर परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये भी
एक बिना बीज के हमने क्या करा, एक पौधे की नई वैरायटी विकसित कर ली बिना किन्हीं दो जीवों के। एक ही जीव, एक ही पौधे के द्वारा हमने नए पौधे की वैरायटी प्राप्त कर ली। तो ये सब है हमारे कायिक जनन के प्रकार। इसके अलावा एक प्रकार और आता है जिसे कहते हैं हम टोटिपोटेंसी या माइक्रो प्रोपेगेशन। अब इसके लिए वैसे एक अलग प्रश्न बनता है, फिर भी शॉर्ट में देखिए आप। माइक्रो प्रोपेगेशन या हिंदी में कहते हैं इसको सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सूक्ष्म प्रवर्धन से मतलब क्या है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने ये ली कोई गाजर है, ठीक, कोई भी भाग, किसी भी पौधे का कोई भी भाग, छोटी से छोटी कोशिका, उस एक कोशिका के द्वारा हम हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया सूक्ष्म प्रवर्धन। हमने इसकी एक कोशिका को अलग करा, ठीक, अब इस कोशिका को हमने क्या कहाँ रखा, संवर्धन माध्यम में रखा, ये संवर्धन माध्यम में रखा, ठीक। इस संवर्धन माध्यम में ये कोशिका क्या करेगी, पोषण प्राप्त करेगी और इससे क्या होगा, बहुत सारी कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी, ठीक। अब ये कोशिकाओं का जो समूह है ये कहलाता है कैलस। और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं इस कैलस की प्रत्येक कोशिका के अंदर ऐसी ये माध्यम रहेगी, सही संवर्धन। अब देखेंगे हम इस पात्र को हम तेजी से हिलाएंगे तो हर कोशिका क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी और हम देखेंगे कि हर कोशिका ऐसे छोटे छोटे पौधे के रूप में विकसित होगी और उनके अंदर छोटी छोटी, ये हर एक के अंदर इस तरीके से विकास होगा और छोटी छोटी जड़ें और पौधे बन जाएंगे। तो अब हमने कहा एक कोशिका पृथक करी थी और एक कोशिका से हमने, देखो यहाँ ये तो एग्जाम्पल के लिए, एक कोशिकाओं द्वारा हम हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये था हमारा कायिक जनन और इसको प्राकृतिक और कृत्रिम किस तरीके से हम करा सकते हैं। अब कायिक जनन के क्या लाभ होते हैं, कायिक जनन के द्वारा जिन पौधों में जीवित बीज उत्पन्न नहीं होते हैं उनमें इस विधि के द्वारा अगली जनरेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई पौधा बहुत अच्छी किस्म का है तो उसके उन्हीं गुणों को हम अनुरक्षित कर सकते हैं, बनाकर संरक्षित रख सकते हैं, ठीक। इस विधि द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले फूलों और फलों को बनाए रख सकते हैं। बार बार उन्हीं वैरायटी को उत्पन्न करते जाएंगे और बार बार हम अच्छी वैरायटी वाले फूल और फल प्राप्त करेंगे तो किसान को आर्थिक लाभ भी होगा। कम समय में बिना किसी मेल और फीमेल शब्द का यूज़ हुए बिना यहाँ कम समय में एक नई वैरायटी उत्पन्न हो जाती है, कम समय में अगली जनरेशन प्राप्त हो जाती है। जबकि लॉस यहाँ पर ये होता है कि यदि पौधे में बार बार हम पौधे से ही नया पौधा प्राप्त करते जा रहे हैं तो उस पौधे के संकरोज में, उसकी जो अनुकूलन क्षमता में और उसकी उत्पादन क्षमता में समय के साथ क्या आती है, कमी आती जाती है। और इसके द्वारा यदि पैतृक कोशिका पौधा जीव क्या है, रोग वाला है, रोग युक्त है, तो बनने वाली संतति भी रोग युक्त ही होगी और यहाँ पर कोई भी जैव विकास की संभावना नहीं बनती है क्योंकि एक ही पैतृक जीव है और उसी का खंड अलग होकर एक नए जीव शरीर का निर्माण हो रहा है। तो ये था कायिक जनन, इसके प्रकार, इसकी लाभ और हानि।